आप साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा पहला सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्यूशन। आज हम लोग जो है साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट है उसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर स्टडी करने वाले हैं ताकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए, या फिर जो भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो या जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप समझ पाओ। ठीक है, ये पॉडकास्ट है सिंपल, आप कहीं से भी सुन सकते हो। अपने ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करो अपने ईयर में और फिर शुरू हो जाओ सुनने के लिए। तो सबसे पहला जो यूनिट है हमारा साइबर क्राइम है। इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। डिफाइन साइबर क्राइम एंड डिस्कस इट मेजर क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस इन कॉम्बैटिंग द साइबर क्राइम। सुनो भाई, साइबर क्राइम क्या होता है ये सीधे शब्दों में समझो कि इंटरनेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किए गए सारे गलत काम, जैसे किसी के अकाउंट को हैक करना या ऑनलाइन फ्रॉड करके पैसे चुराना। आजकल ये बहुत आम हो गया है और ये अलग अलग तरह का होता है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें लोग आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराकर पैसे निकाल लेते हैं, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना जिससे लोग आपकी जासूसी कर सकते हैं या ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैलवेयर, वायरस डालना, फिशिंग लिंक्स भेजना, ये सब भी साइबर क्राइम में आता है। इनसे हमारे डेटा और प्राइवेसी को बहुत खतरा होता है और इससे हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और साइबर सिक्योरिटी के नियमों का पालन करना चाहिए। अब बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? हाँ, मेजर जो क्लासिफिकेशंस हैं साइबर क्राइम, जैसे ईमेल स्पूफिंग, स्पैमिंग, इंटरनेट टाइम थेफ्ट, सलामी अटैक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, इनकी डिफिनीशन, एग्जांपल और इनके इम्पैक्ट। अच्छा देखो, साइबर क्राइम के कई सारे तरीके हैं, जैसे ईमेल स्पूफिंग। इसमें हमलावर आपको ऐसे ईमेल भेजते हैं जो लगते हैं कि किसी भरोसेमंद जगह से आए हैं, जैसे कि आपके बैंक या किसी जानी पहचानी कंपनी से, लेकिन वो असली नहीं होते। उनका मकसद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना होता है। फिर आता है स्पैमिंग, जिसमें आपको बहुत सारे बिना मतलब के ईमेल भेजे जाते हैं। ये अक्सर प्रमोशन या धोखेबाजी के लिए होते हैं। इंटरनेट टाइम थेफ्ट में आपकी इंटरनेट की सर्विस चुरा ली जाती है, जिससे आपको धोखा होता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सलामी अटैक में छोटे छोटे अमाउंट चुराए जाते हैं जो एकदम से पता नहीं चलते, लेकिन धीरे धीरे बहुत नुकसान करते हैं, जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट से हर बार थोड़े थोड़े पैसे निकल जाएं। ये सब साइबर क्राइम के तरीके हैं जो हमारे डिजिटल जीवन को मुश्किल बना सकते हैं। हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम, तो ये पहला जैसे जुरिडिक्शनल इश्यूज हैं, रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, एनोनिमिटी एंड इनक्रिप्शन है, लैक ऑफ साइबर अवेयरनेस है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट है। तो इन सब के बारे में क्या चीजें? सही कह रहे हो भाई, साइबर क्राइम को रोकने में बड़े सारे चैलेंजेस हैं, जैसे जूरिसडिक्शनल इश्यूज। मतलब अगर कोई साइबर क्राइम किसी दूसरे देश से होता है तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग देशों के कानून अलग अलग होते हैं। फिर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि नए नए तरीकों से क्राइम होते रहते हैं। एनोनिमिटी और इनक्रिप्शन की वजह से अपराधियों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लोगों में साइबर अवेयरनेस की कमी है, इसलिए वो आसानी से शिकार बन जाते हैं। और रिसोर्सेज की भी कमी है, मतलब टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स की कमी के कारण इनसे लड़ना चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको भी बहुत ही डेप्थ में समझते हैं, गहराई में, कि सलामी अटैक क्या होता है, बहुत ही डिटेल में समझते हैं, एंड कैसे काम करता है, एंड व्हाट मेजर्स कैन प्रिवेंट इट। सलामी अटैक को ऐसे समझो जैसे कोई तुम्हारे अकाउंट से बहुत छोटे छोटे अमाउंट चुरा रहा है, इतने छोटे कि तुम्हें पता ही ना चले। ये असल में एक तरह की चोरी है जिसमें धीरे धीरे बड़ा नुकसान होता है। जैसे मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट से हर बार थोड़े थोड़े पैसे कट रहे हैं, पर तुम्हें ध्यान नहीं जाता। वो ऐसे चुराते हैं कि किसी को शक ना हो। इसे रोकने के लिए तुम्हें अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए और अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। साथ ही अपने अकाउंट्स का पासवर्ड मजबूत रखना और एंटीवायरस यूज करना भी जरूरी है। इन सब तरीकों से तुम अपने अकाउंट को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हो। बढ़िया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रिवेंट देम? हाँ यार, ईमेल स्पूफिंग और स्पैमिंग से बहुत परेशानी होती है। ईमेल स्पूफिंग से लोग आपके भरोसे वाले सोर्सेज से आई ईमेल्स पर भरोसा करके अपनी पर्सनल जानकारी दे देते हैं
जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। और स्पैमिंग से आपका इनबॉक्स फालतू के मैसेजेस से भर जाता है और आपको जरूरी ईमेल्स ढूंढने में दिक्कत होती है। इसे रोकने के लिए हमेशा अनजान सोर्सेस के ईमेल्स पर क्लिक करने से बचना चाहिए और किसी भी पर्सनल जानकारी को शेयर करने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। अपने ईमेल अकाउंट में स्पैम फिल्टर्स को ऑन रखो ताकि स्पैम ईमेल्स कम आए, और एक अच्छा एंटीवायरस यूज करो। ये सब चीजें तुम्हें इन साइबर खतरों से बचाने में मदद करेंगी। What is internet time theft and explain its legal Internet implication and preventive measures. भाई, इंटरनेट टाइम थेफ्ट का मतलब यह है कि कोई तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन को चुराकर यूज कर रहा है, जिससे तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हें फालतू में पेमेंट करना पड़ता है। ये एक तरह का फ्रॉड है और इसके लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं, मतलब ये गैर कानूनी है। अगर कोई भी ऐसा करते पकड़ा गया तो उसे सजा हो सकती है। इससे बचने के लिए तुम्हें अपने इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर रखना चाहिए, जैसे अपने वाईफाई पर एक मजबूत पासवर्ड लगाना और समय समय पर अपने कनेक्शन को चेक करते रहना कि कोई अनजान डिवाइस तो कनेक्ट नहीं है। अपने राउटर की सेटिंग्स को भी सिक्योर रखो और रेगुलरली फर्मवेयर अपडेट करते रहो। इन चीजों से तुम अपने इंटरनेट टाइम थेफ्ट से बच सकते हो। अगर इसके लीगल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अंडर आईटी एक्ट 2000 इंडिया के और भी क्या चीजें हैं, बता सकते हो तो बता दो। हाँ जरूर। इंडिया में आईटी एक्ट 2000 के तहत इंटरनेट टाइम थेफ्ट को कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम माना जाता है और इसके लिए सजा हो सकती है। इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई किसी दूसरे के कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्स का गलत इस्तेमाल करता है या बिना अनुमति के एक्सेस करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसमें फाइन लग सकता है, जेल भी हो सकती है या दोनों हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि क्राइम कितना सीरियस है। इसलिए अपने कनेक्शन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है ताकि तुम ऐसे किसी कानूनी पछड़े में ना फंसो। बढ़िया। अब हम यूनिट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, एडवांस साइबर क्राइम्स एंड साइबर टेररिज्म। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि डिफाइन वेब जैकिंग। हाँ, डिफाइन वेब जैकिंग का मतलब ये है कि रुको डिफाइन वेब जैकिंग एंड सेशन हाईजैकिंग एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इसको बताओ क्या होता है। अरे हाँ, माफ करना। वेब जैकिंग का मतलब यह है कि कोई तुम्हारे वेबसाइट को हैक करके उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और फिर उसे अपने हिसाब से बदल देता है। जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट को हैक करके उस पर गलत मैसेज डाल देना। और सेशन हाईजैकिंग का मतलब यह है कि जब तुम किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस पर लॉगिन करते हो तो कोई तुम्हारे सेशन को चुराकर तुम्हारे अकाउंट को एक्सेस कर लेता है, जैसे तुम्हारे ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस करना। इसे रोकने के लिए तुम्हें हमेशा सिक्योर कनेक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए और पब्लिक वाईफाई को यूज करते वक्त ध्यान रखना चाहिए और अपने लॉगिन डिटेल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये अटैक्स होते कैसे हैं और मतलब इनके क्या स्टेप्स हैं? जैसे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है कि वेब जैकिंग जो है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, डीएनएस हाईजैकिंग, डिफेसमेंट या डेटा थेफ्ट। उसी प्रकार सेशन हाईजैकिंग में लिखा हुआ है पैकेट स्निफिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मैन इन द मिडल। तो ये सब क्या है? तो हम लोग ये समझ रहे थे कि जो है अभी हमने वेब जैकिंग समझा, सेशन हाईजैकिंग, हाँ वेब जैकिंग समझा, सेशन हाईजैकिंग समझा, रियल वर्ल्ड इनके एग्जांपल्स बता दो और साथ में ये बता दो कि ये अटैक एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि जो जैसे कि हाउ इट वर्क्स में एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, डीएनएस हाईजैकिंग, डिफेसमेंट या डेटा थेफ्ट। तो ये सब बता दो क्या होता है। देख यार, ये जो वेब जैकिंग और सेशन हाईजैकिंग है ना, ये दोनों बड़े खतरनाक अटैक हैं। वेब जैकिंग में क्या होता है, कोई हैकर तेरी किसी वेबसाइट पर कब्जा कर लेता है, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और फिर उसे अपने हिसाब से चलाता है। जैसे मान ले तेरी कोई वेबसाइट है जहां लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो उस पर कब्जा कर लेगा और फिर लोगों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा लेगा या वेबसाइट को खराब कर देगा। और जैसे सेशन हाईजैकिंग बात करें, इसकी कैसे काम करता है? जैसे इसमें लिखा है पैकेट स्निफिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मैन इन द मिडल, ये क्या होता है? अच्छा, वो सेशन हाईजैकिंग जो है ना, उसमें हैकर तेरी किसी ऑनलाइन सेशन पर कब्जा कर लेता है। जैसे तूने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया और हैकर तेरे सेशन को हाईजैक कर लेगा और फिर वो तेरे बदले में वेबसाइट पर कुछ भी कर सकता है, जैसे तेरा डेटा चुरा लेगा या कोई गलत काम कर देगा। ये पैकेट स्निफिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और मैन इन द मिडल अटैक से होता है। पैकेट स्निफिंग में हैकर नेटवर्क पर नजर रखता है और डेटा चुराता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हैकर वेबसाइट पर गलत कोड डाल देता है जिससे लोगों का डेटा चुरा सके।
और मैन इन द मिडल में हैकर बीच में आकर कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो इन तरीकों से ये अटैक होते हैं। समझ गया? बढ़िया। क्या ऐसे कुछ रियल एग्जांपल्स भी हैं क्या, जैसे वेब जैकिंग हुआ हो और सेशन हाईजैकिंग हुआ हो कभी? हाँ हाँ बिल्कुल, रियल वर्ल्ड में तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वेब जैकिंग की बात करें तो एक बार एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अटैक हुआ था। हैकर्स ने उसके पेमेंट सिस्टम पर कब्जा कर लिया था और लोगों के पैसों की चोरी हो गई थी। और सेशन हाईजैकिंग के केस में भी कई एग्जाम्पल्स हैं। एक बार एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स के अकाउंट्स हाईजैक हो गए थे। हैकर्स ने उनके सेशंस पर कब्जा करके उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। तो ऐसे कई रियल एग्जाम्पल्स हैं जहां अटैक्स हुए हैं। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है और पासवर्ड स्निफिंग क्या होता है, ये बहुत ही डिटेल में बता दो। चल ठीक है, अपन दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट और पासवर्ड स्निफिंग, ये दोनों भी बड़े खतरनाक अटैक हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, कोई हैकर तेरी पर्सनल जानकारी चुरा लेता है, जैसे तेरा नाम, पता, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह, और फिर उसका गलत यूज करता है। जैसे तेरे नाम पर फर्जी अकाउंट खोल लेगा या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा। ये जानकारी वो तेरी फिशिंग की ईमेल वगैरह से चुराता है। और पासवर्ड स्निफिंग में हैकर नेटवर्क के डेटा को मॉनिटर करके तेरे पासवर्ड चुरा लेता है। जैसे तू किसी वेबसाइट पर लॉगिन करता है तो वो उस डेटा को इंटरसेप्ट कर लेता है और तेरा पासवर्ड पता कर लेता है। ये दोनों अटैक बड़े डेंजरस होते हैं, जिनसे तेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। समझ गया? इनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अंडर द इंडियन आईटी एक्ट? देख, अगर ये अटैक्स हो गए ना तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होता ही है। जैसे तेरी पर्सनल जानकारी चोरी हो गई और तेरे बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो गए, या किसी कंपनी का डेटा चोरी हो गया तो उसको बड़ा नुकसान होता है। और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इंडियन आईटी एक्ट के तहत ऐसे अटैक्स करना बड़ा जुर्म है। इसके तहत जेल भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो ये सब बहुत सीरियस चीजें हैं यार, इसलिए साइबर सिक्योरिटी को बहुत ध्यान से लेना चाहिए। स्पेशली जैसे सेक्शन जो है 66C एंड सेक्शन 66D क्या बोलता है? हाँ सही कहा। देख, जो सेक्शन 66C और 66D है ना, वो इसी बारे में है। सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए है। अगर कोई तेरी पर्सनल जानकारी चुराकर उसका गलत यूज करता है तो उसको 3 साल तक जेल हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। और सेक्शन 66D पासवर्ड स्निफिंग जैसे अटैक्स के लिए है। अगर कोई तेरी परमिशन के बिना तेरे कंप्यूटर को एक्सेस करता है या डेटा चुराता है तो उसको 3 साल तक जेल हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। तो ये सब कानून बनाए गए हैं ताकि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके और ऐसे अटैक्स को रोका जा सके। बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। साइबर टेररिज्म क्या ठीक होता है है? हाँ, साइबर टेररिज्म चल, क्या होता अब है और इसके जो है आप कुछ इसके बारे में बताओ। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं साइबर टेररिज्म की। देख, साइबर टेररिज्म मतलब ये होता है कि कुछ लोग इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करके दहशत फैलाते हैं। मतलब वो ऑनलाइन अटैक्स करते हैं जिससे डर पैदा हो, या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कुछ लोग किसी देश की पावर ग्रिड को हैक कर लें या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी कर दें, जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। तो ऐसे जो अटैक्स होते हैं ना, वो साइबर टेररिज्म कहलाते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल हैकिंग नहीं होती, बल्कि इसका मकसद लोगों के बीच में डर पैदा करना या गवर्नमेंट को परेशान करना होता है। तो ट्रेडिशनल टेररिज्म से ये अलग कैसे है, मगर हम 5-6 पॉइंट्स की बात करें तो? देख यार, ट्रेडिशनल टेररिज्म और साइबर टेररिज्म में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि ट्रेडिशनल टेररिज्म में फिजिकली अटैक होता है, जैसे बम फोड़ना या गोली चलाना, जबकि साइबर टेररिज्म में सब कुछ ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए। दूसरा फर्क यह है कि ट्रेडिशनल टेररिज्म को अंजाम देने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि साइबर टेररिज्म के लिए सिर्फ कुछ हैकर्स ही काफी हैं। तीसरा बड़ा फर्क यह है कि ट्रेडिशनल टेररिज्म का असर किसी खास इलाके तक लिमिटेड होता है, जबकि साइबर टेररिज्म का असर दुनिया में कहीं भी हो सकता है। चौथा फर्क यह कि ट्रेडिशनल टेररिज्म में जान माल का सीधा नुकसान होता है, जबकि साइबर टेररिज्म का मकसद सिस्टम्स को डिस्टर्ब करना, डेटा चुराना या डर फैलाना होता है। और पांचवा फर्क ये कि ट्रेडिशनल टेररिज्म को अंजाम देना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, जबकि साइबर टेररिज्म को दूर से भी अंजाम दिया जा सकता है। तो ये कुछ मेन फर्क है दोनों में। समझ गया? बढ़िया। अगर मैं बात करूं अब अगले क्वेश्चन की ओर, तो डिस्कशन करना है सॉफ्टवेयर पायरेसी और कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन के बीच में। अच्छा चल, अब अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी और कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन की। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब बिना परमिशन के किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना या यूज करना, जैसे कोई फिल्म या गेम डाउनलोड कर लेते हैं बिना पैसे दिए। ये इलीगल है
और कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन मतलब बिना परमिशन के किसी कंप्यूटर नेटवर्क में घुसना, जैसे कोई हैकर किसी कंपनी के नेटवर्क में घुसकर डेटा चुरा ले। तो दोनों में ही इलीगल एक्टिविटी होती है, पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी में कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, जबकि नेटवर्क इंट्रूजन में सिक्योरिटी ब्रीच होती है। दोनों ही कानूनन गलत हैं और इनके अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। समझ गया? तो इनके जो पनिशमेंट की बात करें तो इंडियन आईटी एक्ट के किस मतलब क्या लीगल पेनल्टीज होती हैं? जैसे इसमें लिखा है सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। देख यार, सॉफ्टवेयर पायरेसी के लिए तो कॉपीराइट एक्ट में पनिशमेंट है। सेक्शन 66 के तहत तुझे 3 साल तक जेल हो सकती है और 2 लाख। सेक्शन 63 है। हाँ, सेक्शन 63 ही है कॉपीराइट एक्ट का। उसके तहत तुझे 3 साल तक जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। और कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन के लिए आईटी एक्ट में प्रोविजंस है, उसमें भी जेल और जुर्माना हो सकता है। तो दोनों ही केस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स है। समझ गया? इनके क्या प्रिवेंशंस होते हैं दोनों के? देख, इनके प्रिवेंशन के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना और उन्हें बदलते रहना, किसी भी फिशिंग ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करना, सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना और किसी भी अननोन सोर्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करना। अगर तू इन चीजों का ध्यान रखेगा तो इन अटैक से बच सकता है और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकता है। समझ गया? अब हम बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी ऑफ साइबर क्रिमिनल्स के बारे में। जैसे जो हैकर्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं, इनकी साइकोलॉजी होती क्या है और कितने तरह के जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं? अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार। साइबर क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। देख, कुछ हैकर्स तो बस चैलेंज के लिए करते हैं ये सब। उन्हें सिस्टम को हैक करने में मजा आता है, अपनी स्किल्स दिखाने के लिए करते हैं। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, डेटा चुरा कर या ब्लैकमेल करके। और कुछ लोग सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी खास मकसद के लिए, जैसे कोई पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट करने के लिए। ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, वो अपने विचारों को फैलाने या विरोध करने के लिए साइबर अटैक्स करते हैं। तो उनकी साइकोलॉजी अलग अलग तरह की होती है। कोई तो सिर्फ मजे के लिए करता है, कोई पैसे के लिए और कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। समझ गया? हाँ, प्रोफाइलिंग टेक्निक क्या होती है? प्रोफाइलिंग टेक्निक मतलब किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ताकि उसकी आदतों, बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझा जा सके। जैसे साइबर क्रिमिनल्स की प्रोफाइलिंग करने के लिए उनकी पिछली एक्टिविटीज को देखा जाता है कि उन्होंने कैसे अटैक्स किए हैं, उनका मोटिव क्या था, वगैरह वगैरह। इससे उनकी साइकोलॉजी को समझने में मदद मिलती है और आगे उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम लोग जो है यूनिट 3 की ओर आ चुके हैं, साइबर क्राइम एंड क्रिमिनल जस्टिस के बारे में। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाँ पूछ रहा हूँ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर क्राइम अंडर द आईटी एक्ट 2000। ठीक है भाई, तो आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से साइबर क्राइम मतलब कोई भी इलीगल काम जो कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए किया जाए, जैसे किसी के डेटा को चुराना या उसे डिलीट करना या वायरस फैलाना या फिर किसी के सिस्टम में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाना। यह सब साइबर क्राइम माना जाता है। इस एक्ट का मेन मकसद है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सेफ रखना और ऑनलाइन जो भी गलत काम होते हैं ना, उन्हें रोकना, ताकि लोग आराम से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके बिना किसी डर के। तो इसके क्या की प्रोविजंस होते हैं? जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है कि सेक्शन 43, सेक्शन 66, सेक्शन 66A और सेक्शन 67। अच्छा, देखो, सेक्शन 43 जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने या उसके डेटा को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना लगाता है, और सेक्शन 66 जो है वो हैकिंग के लिए सजा देता है। मतलब अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। फिर सेक्शन 66A जो था वो आपत्तिजनक मैसेज भेजने के लिए सजा देता था, पर अब उसे हटा दिया गया है। और सेक्शन 67 जो है वो ऑनलाइन अश्लील कंटेंट डालने के लिए सजा देता है। तो ये सब सेक्शंस जो हैं वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक मेजर साइबर क्राइम्स एंड केस लॉस क्या, जैसे कि हैकिंग के लिए सेक्शन 66 आईटी एक्ट है, तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, और साइबर फ्रॉड एंड चीटिंग के लिए सेक्शन 66D है, और डिफेमेशन के लिए सेक्शन 66A है। तो ये सब क्या है? देखो,
हैकिंग के लिए जो सेक्शन 66A है वो किसी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना या उसमें छेड़छाड़ करना क्राइम बताता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना भी लग सकता है। साइबर फ्रॉड और चीटिंग के लिए सेक्शन 66D है, जिसमें अगर कोई धोखे से किसी का डेटा या पैसे चुराता है तो उसे भी सजा मिलती है। और डिफेमेशन के लिए पहले सेक्शन 66A था, पर अब उसे हटा दिया गया है। अब डिफेमेशन के लिए दूसरे कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब मिलाकर साइबर क्राइम को रोकने के लिए जरूरी काम करते हैं। बढ़िया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द चैलेंजेस इन प्रोसिक्यूटिंग साइबर क्राइम। ठीक है भाई, तो साइबर क्राइम केसेस को पकड़ना और सजा दिलाना इतना आसान नहीं होता। इसमें कई दिक्कतें आती हैं, जैसे कि सबूत इकट्ठा करना मुश्किल होता है क्योंकि डिजिटल डेटा को मिटाया जा सकता है या फिर उसमें बदलाव किया जा सकता है। फिर साइबर क्राइम करने वाले अक्सर दूसरे देशों में बैठे होते हैं, तो उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कानून और टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल बिठाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती रहती है और कानून उसे फॉलो नहीं कर पाता। और पुलिस और जांच एजेंसियों के पास साइबर क्राइम से निपटने के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज भी कम होते हैं। इन सब चुनौतियों की वजह से साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना और सज़ा दिलाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या कोई भी जैसे डिजिटल चीजें होती हैं या फिर कोई भी ऐसे ऑडियो वीडियो इमेजेस, क्या ये एविडेंस की तरह एक्ट करती हैं? कोर्ट में एक्सेप्टेड होता है? हाँ बिल्कुल, डिजिटल एविडेंस कोर्ट में माना जाता है। जैसे कोई ईमेल, मैसेज, फोटो या वीडियो जो सबूत के तौर पे पेश किया जाए। बस ये ज़रूरी है कि वो एविडेंस असली हो और उसमें कोई छेड़छाड़ ना हुई हो। इसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ताकि कोर्ट को यकीन हो जाए कि वो डिजिटल एविडेंस असली है, और उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि सेक्शन 75 IT एक्ट और सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट, तो इसके अंदर क्या चीजें हैं? सेक्शन 75 IT एक्ट जो है वो डिजिटल एविडेंस की जांच के बारे में बताता है कि उसे कैसे इकट्ठा करना है और कैसे चेक करना है ताकि उसकी असलियत पता चले। और सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट जो है वो ये बताता है कि डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में कैसे पेश करना है। इसके लिए एक सर्टिफिकेट देना होता है कि वो डिजिटल एविडेंस असली है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये दोनों सेक्शंस मिलकर ये पक्का करते हैं कि डिजिटल एविडेंस कोर्ट में सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ टीनेज वेब वंडल्स इन साइबर क्राइम। ये तो आजकल बड़ा ज़रूरी मुद्दा है। टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से वो साइबर क्राइम का शिकार भी हो सकते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड या फिर गलत लोगों के जाल में फंसना। कभी कभी वो अनजाने में भी साइबर क्राइम कर देते हैं, जैसे किसी का अकाउंट हैक करना या गलत कंटेंट डालना। तो उन्हें इंटरनेट के सही इस्तेमाल के बारे में बताना और साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सेफ रहें और कोई गलती ना करें। तो ऐसा क्या होता है जो उनको मोटिवेट कर देता है, एंड रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? कई बार वो रोमांच के चक्कर में या दोस्तों को दिखाने के लिए या बदला लेने के लिए साइबर क्राइम करते हैं, या फिर किसी गलत जानकारी के प्रभाव में आ जाते हैं। उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए काउंसलिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, ताकि वो अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारें। उन्हें डिजिटल साक्षरता के बारे में सिखाना भी ज़रूरी है, ताकि वो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें और अपनी गलतियों को सुधारकर समाज में वापस लौट सकें। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक्सप्लेन द मॉनिटरिंग पेनल्टीज अंडर द IT एक्ट, हाउ इफेक्टिव आर दे इन डिटरिंग साइबर क्राइम? IT एक्ट में साइबर क्राइम करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। जैसे किसी के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए लाखों रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये जुर्माने लोगों को डराने के लिए बनाए गए। जैसे इसमें लिखा है सेक्शन 43, 66, 67, तो इनके क्या ऑफेंस हैं, क्या पेनल्टी है? देखो, सेक्शन 43 के तहत अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, और सेक्शन 66 के तहत हैकिंग के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है।
और सेक्शन 67 के तहत ऑनलाइन अश्लील कंटेंट डालने के लिए पहले 5 साल तक की जेल हो सकती थी, जो अब 7 साल तक बढ़ गई है। ये जुर्माने लोगों को डराने के लिए बनाए गए हैं ताकि वो साइबर क्राइम न करें। बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि स्ट्रेटजीज क्या हैं टू टैकल साइबर क्राइम इन इंडिया, इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एजुकेशनल मेजर्स। भाई, इंडिया में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई चीजें करनी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा ताकि साइबर अटैक्स को रोका जा सके, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा साइबर क्राइम के खतरों के बारे में, और साइबर सिक्योरिटी के तरीके सिखाने पड़ेंगे। कानून को भी और सख्त बनाना पड़ेगा ताकि साइबर क्रिमिनल्स को सजा मिल सके, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी है ताकि दूसरे देशों के साथ मिलकर साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। इन सब चीजों पर काम करके हम साइबर क्राइम को कम कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मेजर क्या प्रॉब्लम्स है कि इंडिया जो है साइबर क्राइम्स का शिकार हो जाता है? मेजर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है और वो ऑनलाइन अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए केयरलेस रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है क्योंकि वो अक्सर दूसरे देशों से ऑपरेट करते हैं। इन सब चीजों की वजह से इंडिया साइबर क्राइम्स का निशाना बन जाता है। बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट (IT एक्ट). तो सबसे पहला यही चीज है, क्वेश्चन है, और इसको काफी डेप्थ में डिस्कस करते हैं ना, कम से कम 2 से 3 मिनट में, कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और द IT एक्ट 2000 ये कैसे काम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं। अच्छा देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट और IT एक्ट मिलकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में कैसे इस्तेमाल करना है ये बताते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट तो पुराना कानून है, पर उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी शामिल कर लिया गया है, और IT एक्ट ने तो खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को वैलिडिटी दी है। ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में सही तरीके से पेश किया जाए और उसकी असलियत चेक की जा सके और कोर्ट उसे मान सके। इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी महत्व दिया गया है ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भरोसा किया जा सके। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और IT एक्ट, तो उसके अंदर जो है सेक्शन 65B ये क्या चीज है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वैलिडिटी यानी उसके अंदर क्या की प्रोविजंस हैं, ये बता देना। देख भाई, आसान भाषा में समझ। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 65B है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कोर्ट में मानेंगे। मतलब जैसे कोई कंप्यूटर से निकली चीज़ है या मोबाइल से कोई बात हुई, वो सब भी प्रूफ की तरह काम आ सकती हैं। बस इसके लिए तुम्हें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखा हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सही है और वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कितना वैलिड है और उसे कोर्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, जैसे इसमें लिखा है टेम्परिंग रिस्क, फॉरेंसिक डिपेंडेंसी, तो ये सब क्या है? हाँ, इसमें कुछ पंगे रहते हैं, जैसे टेम्पर्ड एविडेंस, मतलब कोई फर्जी सबूत बना ले या उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दे तो उसे पकड़ना मुश्किल होता है, और फॉरेंसिक जांच भी करानी पड़ती है ये देखने के लिए कि सबूत सही है या नहीं। तो ये सब थोड़े मामले रहते हैं इसमें। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ ई एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स। तो ई एविडेंस की वैल्यू कोर्ट में अच्छी होती है, पर वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना सच्चा है। मतलब वो छेड़छाड़ करके तो नहीं बनाया गया, और वो भरोसेमंद है या नहीं। अगर सब सही है तो उसकी वैल्यू काफ़ी रहती है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में पेश करना है तो ये देखना होता है कि वो कैसे इकट्ठा किया गया है और उसकी ओरिजिनलिटी क्या है। ये सब बातें देखकर ही उसकी वैल्यू तय होती है। तो ऐसे इसमें जुडिशियल टेस्ट क्या होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है डायरेक्ट एविडेंस टेस्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टेस्ट, कोर्ट पहले एक्सपर्ट टेस्टिमनी। हाँ, ये सारे टेस्ट होते हैं। जैसे डायरेक्ट एविडेंस टेस्ट, इसमें देखा जाता है कि ई एविडेंस सीधा किसी घटना को साबित कर रहा है या नहीं। फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टेस्ट, मतलब अगर ई एविडेंस सीधे साबित नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे सबूतों के साथ मिलकर कितना मजबूत बन रहा है। और एक्सपर्ट टेस्टिमनी, इसमें किसी एक्सपर्ट की राय ली जाती है कि ई एविडेंस सही है या नहीं।
ये सारे टेस्ट देखकर ही कोर्ट ई एविडेंस की वैल्यू डिसाइड करता है। बढ़िया। और ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, अगला बिल्कुल सवाल अगर भाई। मैं पूछूं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और इसके कोर्ट में प्रूफ कैसे किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक साइन होता है जो किसी डॉक्यूमेंट या मैसेज को वेरीफाई करता है, ये देखने के लिए कि वो असली है या नहीं और उसे किसी ने बदला तो नहीं है। कोर्ट में इसे प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिससे ये साबित हो सके कि डिजिटल सिग्नेचर सही है और उसी इंसान का है जिसने साइन किया है। ये एक तरह का सबूत होता है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। जैसे इसमें लिखा है सीए वेरिफिकेशन, टाइम स्टैम्प वैलिडेशन, रिवोकेशन चेक्स। हाँ, इसमें सीए वेरिफिकेशन होता है, मतलब किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से चेक कराया जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर सही है। फिर टाइम स्टैम्प वैलिडेशन होता है जिससे ये पता चलता है कि सिग्नेचर किस टाइम पे किया गया था। और रिवोकेशन चेक्स भी होते हैं, ये देखने के लिए कि सिग्नेचर कभी कैंसिल तो नहीं हुआ। ये सब चेक करके ही उसकी वैलिडिटी पक्की होती है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर बनता कैसे है? अगर मैं हैंड रिटन सिग्नेचर की बात करूं वो तो साइन करने से हो जाता है, तो डिजिटल सिग्नेचर मतलब ये कैसे बन जाता है? देख भाई, जैसे अपन हाथ से साइन करते हैं वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिकली बनता है। इसमें तुम्हारे कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए एक यूनिक कोड जनरेट होता है जो तुम्हारे साइन को रिप्रेजेंट करता है। ये कोड इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि ये सेफ रहता है। और जब तुम किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल साइन करते हो तो वो कोड उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाता है। ये बताता है कि तुमने उस डॉक्यूमेंट को देखा है और उसे अप्रूव किया है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स आइडेंटिफिकेशन होता है। और डिजिटल साइन करते हो अभी तुमने बोला, तो डिजिटल साइन कैसे किया जाता है? डिजिटल साइन करने के लिए तुम्हारे पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किसी रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी से मिलता है। फिर तुम अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर वो सर्टिफिकेट यूज करके साइन कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम अपना हाथ से लिखा हुआ साइन किसी डॉक्यूमेंट पर करते हो, बस ये डिजिटली होता है और इसे वेरीफाई भी किया जा सकता है ताकि कोई उसकी ऑथेंटिसिटी पर शक ना करे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस इन प्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स एंड मैसेजेस एंड हाउ कैन पार्टीज तो देख भाई, एनफोर्सेबिलिटी। तो देख भाई, इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स और मैसेजेस प्रूफ करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, मतलब ये देखना कि वो असली है या नहीं, और उनकी इंटेग्रिटी चेक करना, यानी उनमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। पार्टीज को ये पक्का करने के लिए कि वो एनफोर्स हो सके, डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकती हैं और ये देख सकती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सही तरीके से कलेक्ट किया गया है ताकि वो कोर्ट में वैलिड रहे। अगर ये सब सही होता है तो उन्हें आसानी से प्रूफ किया जा सकता है और पार्टीज को दिक्कत नहीं होती। तो फिर ये मेटा डेटा एनालिसिस क्या होता है और फिर हैश मैचिंग क्या होता है? मेटा डेटा एनालिसिस ये होता है कि तुम किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चेक करते हो, जैसे कि वो कब बनाया गया, किसने बनाया और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। इससे पता चलता है कि एविडेंस कितना सही है और उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। और हैश मैचिंग में एक यूनिक कोड जनरेट किया जाता है एविडेंस के लिए और फिर उस कोड को ओरिजिनल कोड से मैच किया जाता है। अगर वो मैच करता है तो इसका मतलब एविडेंस सेफ है और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। बढ़िया। अब अगर मैं अभी की बात करूं, जैसे कि जो भी हम लोग एविडेंस पेश करते हैं कोर्ट में, तो उसमें भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गैप्स इन करंट लॉज क्या है, हाँ। जैसे ब्लॉकचेन एविडेंस में और डीप फेक्स में। अभी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे ब्लॉकचेन एविडेंस और डीफेक्स। इनको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजीज हैं। कोर्ट्स को इनके बारे में रूल्स और गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है ताकि इन्हें सही तरीके से हैंडल किया जा सके। डीफेक्स के साथ ये दिक्कत है कि वो असली दिखते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। कोर्ट्स को ये सब देखना है कि कैसे इनसे निपटना है। तुम्हारे पास क्या ऐसे वेज हैं जिससे मतलब और जो नॉर्मल जनता है वो इससे निपट सके? भाई, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें पता होना चाहिए कि डीप फेक्स या ब्लॉकचेन एविडेंस जैसे नए तरह के सबूत होते हैं। उन्हें चेक करना चाहिए कि कोई इन्फॉर्मेशन असली है या नहीं और किसी भी झूठी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई शक होता है तो उन्हें उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। सरकार को भी इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो खुद को बचा सके। बढ़िया। अब हम यूनिट नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, टूल्स एंड मेथड्स इन साइबर क्राइम। सबसे पहला चीज प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एनोनिमाइजर्स क्या होते हैं?
प्रॉक्सी सर्वर एक तरह का बिचौलिया होता है जो तुम्हारे कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में काम करता है। जब तुम इंटरनेट यूज करते हो तो तुम्हारी रिक्वेस्ट पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है और फिर वो आगे भेजता है। इससे तुम्हारी असली आइडेंटिटी छुपी रहती है। और एनोनिमाइजर भी इसी तरह काम करता है, वो तुम्हारे ऑनलाइन एक्टिविटी को छुपाता है और कोई तुम्हें ट्रैक ना कर सके। ये दोनों तुम्हारी ऑनलाइन प्राइवेसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, या इनके अंदर और भी 4-5 पॉइंट बता दो। प्रॉक्सी सर्वर कई तरह के होते हैं, जैसे HTTP प्रॉक्सी, सॉक्स प्रॉक्सी, जो अलग अलग तरह के कनेक्शन हैंडल करते हैं। और एनोनिमाइजर में वेब प्रॉक्सीज और टॉर नेटवर्क जैसे तरीके आते हैं जो तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी को इनक्रिप्ट करके छुपाते हैं। ये सब टूल्स तुम्हारी प्राइवेसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ताकि कोई तुम्हें ट्रैक ना कर सके। एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ये काम कैसे करता है, एक हैकर मतलब कैसे इन सब का यूज करके हैकिंग करता है। देख भाई, हैकर प्रॉक्सी सर्वर और एनोनिमाइजर जैसे टूल्स का यूज करके अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। वो अपना रियल IP एड्रेस छुपा लेते हैं ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके। फिर वो अलग अलग तरीके से अटैक करते हैं, जैसे फिशिंग या मैलवेयर अटैक, और किसी के सिस्टम में घुसकर उसकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। ये टूल्स उन्हें एनोनिमस रह के काम करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसके लिए भी हमारे पास कोई लीगल एक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 66F, सेक्शन 69? हाँ, साइबर क्राइम के लिए लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सेक्शन 66F जो साइबर टेररिज्म के लिए है, और सेक्शन 69 जो सरकार को किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करने का अधिकार देता है। इन प्रोविजंस के तहत साइबर क्राइम करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें सजा भी हो सकती है। ये लॉज साइबर क्राइम को रोकने में मदद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, एनालाइज द पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स, जिसमें हम बात कर रहे होंगे ब्रूट फोर्स क्या होता है और इसके क्या एग्जाम्पल हैं, डिक्शनरी अटैक क्या होता है, इसके क्या एग्जाम्पल हैं, रेनबो टेबल्स क्या होते हैं। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में और काफ़ी डेप्थ में समझाओ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि साइबर क्राइम में कि पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स के बारे में। तो ब्रूट फोर्स क्या होता है और इसके कैसे काम करता है, इसका क्या एग्जाम्पल है। उसी प्रकार डिक्शनरी अटैक के बारे में बताओ, फिर रेनबो टेबल्स के बारे में बताओ, ये कैसे काम करते हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। अरे सुन भाई, ये जो पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स है ना, ये अलग अलग तरीके से पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ब्रूट फोर्स अटैक ऐसा है जैसे तू हर पॉसिबल पासवर्ड ट्राई कर करके देखे, चाहे वो 1 2 3 4 हो या कोई बहुत लंबा चौड़ा पासवर्ड हो। इसमें बहुत टाइम लगता है लेकिन पॉसिबल है। और डिक्शनरी अटैक में वो सबसे कॉमन पासवर्ड ट्राई करते हैं, जैसे पासवर्ड या 1 2 3 4 5 6। और रेनबो टेबल्स है जैसे पहले से ही तैयार की हुई एक लिस्ट जिसमें बहुत सारे पासवर्ड के हैश वैल्यूज होते हैं और वो उन्हें मैच करके पासवर्ड पता करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा जल्दी होता है लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो इसको जो है, इसके क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है MFA, अकाउंट लॉकआउट्स, पासवर्ड पॉलिसीज, तो ये सब क्या चीज़ है? हाँ एकदम भाई, इन हमलों से बचने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे MFA का यूज करना, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिससे लॉगिन करने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा कोड भी चाहिए, जैसे मोबाइल पर आता है। और अकाउंट लॉकआउट मतलब अगर कोई बार बार गलत पासवर्ड डालता है तो उसका अकाउंट थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है। और पासवर्ड पॉलिसीज मतलब पासवर्ड को स्ट्रांग बनाना, उसमें नंबर्स और सिंबल्स डालना और उसे बदलते रहना ताकि कोई उसे आसानी से गैस न कर पाए। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, उसके रियल वर्ल्ड क्या एग्जाम्पल है और इस सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स भी देना और उनको समझाना भी अच्छे से ताकि सबको समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है, सुन, वायरस क्या है ये समझ ले। जैसे कोई बीमारी है जो दूसरे प्रोग्राम के अंदर छिप के फैलती है और तेरी सिस्टम को खराब कर देती है, जैसे आई लव यू वायरस जो मेल से बहुत फैला था। और वॉर्म्स ऐसे हैं जो खुद से नेटवर्क में फैलते रहते हैं बिना किसी प्रोग्राम के सहारे, जैसे WannaCry वॉर्म जो फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता था। और ट्रोजन हॉर्स ऐसा है जो दिखता तो कुछ और है लेकिन अंदर से वो खतरनाक होता है, जैसे कोई ऐप लगे कि वो फायदेमंद है पर वो तेरी जानकारी चुरा लेता है। मतलब ये तीनों चीजें अलग अलग तरीके से तेरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बढ़िया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। चल। कि एक्सप्लेन ठीक है भाई। डॉस, हाँ, एक्सप्लेन द डॉस एंड डी डॉस अटैक और एग्जांपल के साथ, और साथ में ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। सुन, डॉस अटैक में क्या होता है कि एक कंप्यूटर किसी सिस्टम पर बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजता है, जिससे वो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और सही से काम नहीं कर पाता। और डीडॉस अटैक में ये काम बहुत सारे कंप्यूटर मिलके करते हैं, मतलब एक साथ बहुत जगह से हमला होता है, जिससे सिस्टम और भी जल्दी ठप हो जाता है। जैसे मान ले तूने एक दुकान खोली और बहुत सारे लोग एक साथ आ गए और सब सवाल पूछने लगे, तो तू किसी ग्राहक की मदद नहीं कर पाएगा ना। वैसे ही डीडॉस अटैक में होता है, वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस बंद हो जाती है। जैसे कई बार बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर ऐसे अटैक होते देखे गए हैं। तो इनसे बचने का क्या प्रोसेस होता है, और साथ में हैकर्स किस माइंडसेट के साथ ये करते हैं। देख, इनसे बचने के लिए तुझे अपने सिस्टम को अपडेट रखना पड़ेगा और अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फायरवॉल भी जरूरी है, ताकि कोई अनचाही चीज तेरे सिस्टम में ना आ सके। और हाँ, किसी भी अनजान सोर्स से कुछ डाउनलोड मत करना और अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करना। और हैकर्स ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने होते हैं, या किसी को परेशान करना होता है, या सिर्फ अपनी स्किल्स टेस्ट करनी होती है। उनके अलग अलग मकसद होते हैं। इसके एग्जांपल जैसे लिखा है मिराई बॉटनेट अटैक, तो ये कब हुआ था, क्या था इसका स्टोरी, मतलब इसके बारे में बता दो। अच्छा, मिराई बॉटनेट अटैक था, वो एक बहुत बड़ा अटैक था जो 2016 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि हैकर्स ने बहुत सारे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जैसे राउटर और सिक्योरिटी कैमरास को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और फिर उन सारे डिवाइसेस से मिलकर एक बहुत बड़ा अटैक किया था, जिससे कई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स कुछ देर के लिए बंद हो गई थीं। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी डिवाइसेस भी मिलकर कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये कहाँ हुआ था, मतलब ये अटैक मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। इसने डाइन नाम के एक बड़े इंटरनेट परफॉर्मेंस कंपनी को टारगेट किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉपुलर वेबसाइट्स पर असर पड़ा था। अच्छा, डीडॉस और डॉस अटैक जो हुए तो उसका जो है मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है रेट लिमिटिंग, क्लाउडफेयर और जो है कैप्चा। देख, डॉस और डीडॉस अटैक से बचने के लिए कई तरीके हैं। जैसे रेट लिमिटिंग, इसमें तू एक सिस्टम से कितनी रिक्वेस्ट आ सकती हैं उसकी लिमिट लगा देता है, ताकि कोई एक डिवाइस बहुत सारी रिक्वेस्ट ना भेज सके। क्लाउडफ्लेयर जैसी कंपनियां भी मदद करती हैं, वो ऐसे अटैक्स को पहले ही पहचान लेती हैं और उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। और कैप्चा का इस्तेमाल भी होता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई इंसान वेबसाइट को यूज कर रहा है या कोई रोबोट। ये कुछ तरीके हैं जिनसे इन अटैक्स को रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं फिशिंग टेक्निक्स के बारे में। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, क्लोन फिशिंग क्या होता है, वेलिंग क्या होता है। फिशिंग टेक्निक्स में स्पीयर फिशिंग होती है, जैसे तूने किसी स्पेसिफिक इंसान को या ग्रुप को टारगेट करके एक स्पेशल ईमेल भेजा जिसमें वो तेरी पर्सनल जानकारी मांगते हैं। क्लोन फिशिंग में वो किसी असली ईमेल की कॉपी बनाकर उसमें बदलाव करके भेजते हैं। और वेलिंग अटैक में वो बड़े बड़े ऑफिसर्स जैसे सीईओ वगैरह को टारगेट करते हैं। ये सब तरीके हैं जिससे वो तुझे धोखा देकर तेरी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। बढ़िया। इनके आइडेंटिफिकेशन टिप्स क्या होते हैं और प्रिवेंशन टूल्स क्या इस्तेमाल करें। देख, इन फिशिंग अटैक से बचने के लिए हमेशा ध्यान से ईमेल देखना चाहिए कि वो कहां से आया है। अगर ईमेल अजीब लगे या उसमें स्पेलिंग की गलती हो या कोई अननोन लिंक हो तो उस पर क्लिक मत करना। और वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से चेक करना, क्योंकि फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं वो लोग। अपने सिस्टम को अपडेटेड रखना और अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल करना और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन रखना। ये सब चीजें तुझे उनसे बचाने में मदद करेंगी। बढ़िया। और अगर मैं इसकी ये बात करूं कि आइडेंटिफिकेशन टिप, मतलब कि इनके होने के रूट कॉज क्या है। इन फिशिंग टेक्निक्स के होने की वजह यह है कि लोग अक्सर धोखे में आ जाते हैं, क्योंकि वो ईमेल्स को ध्यान से नहीं देखते या उन्हें असली समझ लेते हैं। हैकर्स इंसानों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जैसे डर या लालच, और उन्हें धोखा देते हैं। कई बार लोगों को साइबर सिक्योरिटी की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे वो इन हमलों का शिकार बन जाते हैं। ये सब चीजें मिलकर इन टेक्निक्स के पनपने की वजह बनती है। बढ़िया। तो ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या बात करना चाहोगे और स्टूडेंट्स को कैसे अवेयर करना चाहोगे, उनके लिए कुछ 5-6 पॉइंट बता दो। साफ है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
खासकर स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स कैसे बनाएं और उन्हें बदलते रहें। अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचें और अननोन ईमेल्स को लेकर सावधान रहें। अपने सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें और अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई यूज करते समय सावधान रहें और अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करने से बचें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के वो ऑनलाइन सुरक्षित रह सकते हैं और साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। चलो बढ़िया, एक जोक के साथ एंड करते हैं। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कोई जोक सुना दो कि स्टूडेंट का एग्जाम बढ़िया चला जाए। चल ठीक है, सुन। टीचर स्टूडेंट से पूछा कि अगर तेरे पास 10 सेब है और तेरा दोस्त तेरे से 4 सेब ले ले तो तेरे पास कितने सेब बचेंगे? स्टूडेंट ने तुरंत जवाब दिया, सर 5 सेब बचेंगे। टीचर ने हैरानी से पूछा, अरे वाह, कैसे बचे 5 सेब? स्टूडेंट ने मुस्कुराकर कहा, सर मैं थोड़े कम सेब दूंगा। चलो फिर एंड करते हैं गाइस, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत पसंद आई होगी आपको आई पॉडकास्ट, जो भी चीज़ें वो आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। बाय दोस्तों। हाँ।